जय हिंद साथियों। आज की हमारी आरटीजीएस साइकोलॉजी की लगातार 8वीं कक्षा है। पिछली 7 कक्षाएं हम लोग पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें 130 प्रश्नों पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो युद्ध में घायल सैनिकों को कैसे स्पेशल मोटिवेट करना है, वो आप लोगों को आना चाहिए। देखो, पिछली 7 कक्षाओं में अब हम लोगों ने इतना तो अनुभव प्राप्त कर लिया है कि यदि हम लोग लॉजिक से भी प्रश्नों का उत्तर देने लगे तो अब हमारा लगभग 90% तो सही जाने लगेगा। और यदि इतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत है। पिछली जो हम लोग क्लासें लिए हैं आप उसमें जाके तुरंत फिर से रिवीजन कर लेंगे और थोड़ा समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। आते हैं हम लोग सीधे प्रश्न पर। युद्ध में घायल सैनिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे आम मानसिक समस्या क्या है? तो एक नॉर्मली मानसिक समस्या होती है, वो होती है उच्च रक्तचाप, ये ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मधुमेह, ये डायबिटीज है, और ये बॉडी पेन है। तो इसमें से मुझे लगता है दोनों तो ये है नहीं है, उच्च रक्तचाप ये भी नहीं है, तो इसमें होना चाहिए हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखो, पीटीएसडी का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबसे ज़्यादा घायल सैनिकों में पाई जाती है और इसी समस्या से आप लोगों को बाहर निकालना है। आपकी यहीं पर भूमिका जांची और परखी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में घायल सैनिकों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? अब आपको पता होना चाहिए कि पुनर्वास में किस प्रकार की सहायता। वित्तीय बोनस से तो वो पुनर्वास हो नहीं सकेंगे, नियमित खेल आयोजन से ऐसे भी नहीं हो सकेंगे, ऋण उपलब्ध कराने इसका कोई मतलब ही नहीं है। परामर्श और थेरेपी, यदि आप बेहतर अनुभवी परामर्श देंगे और ज़्यादा मोटिवेट परामर्श देंगे और थेरेपी देंगे तो उससे ज़्यादातर सहायता प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में घायल सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए कौन सा कोष? इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस कोष से घायल सैनिकों की मदद की जाती है। तो ये हमारा इसके ऑप्शन, मुझे लगता है इसके ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन देना भूल गया, एक हमारा केंद्र सरकार का कोष है उससे दी जाती है। आगे शायद मुझे लगता है प्रश्न ऐसा डला होगा, पीटीएसडी से पीड़ित घायल सैनिकों के लिए कौन सा हस्तक्षेप प्रभावी है? अकेले रहना, दबाव का उपयोग, कठोर शारीरिक व्यायाम, नियमित परामर्श। यदि घायल सैनिकों को आप नियमित परामर्श देते हैं तो सबसे अच्छी उनको स्थिति जो है वो ज़्यादा जल्दी रिकवर करने लगेंगे, वो बेहतर होने लगेगी जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आपको नियमित परामर्श की सलाह देना है। योग का युद्ध में घायल सैनिकों के लिए क्या लाभ है? शारीरिक फिटनेस तो देखो होती ही है, कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ाना, इसको बाद में देखेंगे। मनोरंजन, तनाव और कम करना, और शांति। यदि आप पर डे योग करवाते हैं घायल सैनिकों को तो पूर्णतः तो नहीं शांति, लेकिन तनाव कम करेगा और जरूर शांति का रास्ता हमारा तैयार करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी होता है। अगला प्रश्न हमारा, पीटीएसडी के लक्षणों में शामिल नहीं है। मैंने बताया था सबसे बड़ी जो तनाव होता है, और मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक घायल होते हैं युद्ध में वो अधिकतर आत्महत्या की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यही वो अवस्था है जो उनको आत्महत्या की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। सामाजिक अलगाव, पूर्व दीप्ति, ये फ्लैशबैक है हमारा, बड़ा हुआ रक्तचाप, स्वप्न। तो इसमें केवल ऑप्शन सी हमारा ऐसा है कि जो नहीं होता है, बाकी तीनों चीज़ें हो जाती हैं हमारी, ठीक है। युद्ध में घायल सैनिकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श में किसका उपयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता है? ये थोड़ा प्रश्न देख लेना है, नहीं किया जाता है। देखो, साइकोलॉजी के प्रश्न जरूर बड़े होते हैं, उत्तर स्पष्ट होते हैं। आपको यदि थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा यदि अपना दिमाग परिश्रम करवा दिया दिमाग से, तो आप बहुत जल्दी सटीक उत्तर निकालेंगे। सामूहिक चिकित्सा बिल्कुल होना चाहिए, व्यक्तिगत परामर्श होना चाहिए, हार्मोनल इंजेक्शन, योग और ध्यान। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ए, बी और डी, लेकिन जो सी है ये नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं में है, तो हार्मोनल इंजेक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इसका मोटिव देखना है हमको। शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करना, ये तो हो ये सकता है। दोबारा युद्ध के लिए तैयार करना, ये भी हो सकता है। सैन्य रणनीति में सुधार करना, ये भी हो सकता है। मानसिक लचीलापन और पुनर्वास को बढ़ावा देना,
ये ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा इसका ऑप्शन डी है, मानसिक लचीलापन और पुनर्वास को बढ़ावा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना में घायल सैनिकों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता कौन प्रदान करता है? तो ये हमारा DRDO तो रक्षा हथियार बनाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हमारा सलाह देगा गृह मंत्रालय को, इसरो हमारा उपग्रह उड़ाएगा, तो सैनिक कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ये करेगा। यही सैनिक कल्याण कोष भी बनाया जाता है जो सैनिकों को मदद करता है, ठीक है। अलग से कोष उसकी व्यवस्था की जाती है। मनोवैज्ञानिक परामर्श में माइंडफुलनेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये थोड़ा शब्द समझ लेना, माइंडफुलनेस, कि कई ऐसे साइको के शब्द होते हैं जो हिंदी अनुवाद में नहीं होते हैं, सीधे इंग्लिश में डाल दिए जाते हैं। शारीरिक शक्ति बढ़ाना, माइंडफुलनेस से इसका तो संबंध है नहीं है। हथियार प्रशिक्षण के लिए कोई मतलब नहीं निकल, सैन्य रणनीति सिखाने के लिए ये भी नहीं है। तो वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने के लिए, यदि आप किसी सैनिक घायल सैनिक को मोटिवेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करवाएं, जब आप समझ सकते हैं कि उसका इलाज संभव है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मनोवैज्ञानिक परामर्श में एक्सपोजर थेरेपी, ये एक थेरेपी की नाम है एक्सपोजर, उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाएगा हमारा शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, तो हम लोग व्यायाम कर लेंगे तो बढ़ जाएगी। सैन्य रणनीति सीखने के लिए कुछ अलग चीज़ है। भूख लगाने के लिए हो सकता है, भय का सामना करने के लिए, तो ये हमारा सबसे सटीक होगा। हम लोग भय का सामना करवाएंगे सैनिकों से एक्सपोजर थेरेपी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, युद्ध के बाद सैनिकों में आत्महत्या का जोखिम क्यों बढ़ता है? आत्महत्या का जोखिम क्यों बढ़ता है? अब इसका हम लोगों को कारण समझना है। पहला हमारा शारीरिक चोट के कारण ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे हमारे अन्न विच्छिन्न हो जाते हैं, तो जिस वजह से लोग बाग आत्महत्याएं कर लेते हैं, कुछ लोग आकर्षित होते हैं। शिक्षण की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। आर्थिक समस्याओं के कारण ये तो नहीं हो सकता है। PTSD और अवसाद के कारण, ये देखो फिर से वही समस्या आ गई, तो ये हमारा ऑप्शन डी है, PTSD और अवसाद के कारण जोखिम हो जाता है आत्महत्या का। अगला प्रश्न, कौन सा लक्षण PTSD से संबंधित नहीं है? ये शब्द देखो, PTSD बहुत आ रहा है बार बार इसमें। बढ़ा हुआ वजन, नींद की गड़बड़ी, सामाजिक अलगाव, स्मृति की हानि। तो बाकी संबंधित नहीं है, तो इसमें बढ़ा हुआ वजन संबंधित नहीं होगा। बाकी ये तीनों समस्याओं को से प्रभावित हो सकता है हमारा सैनिक। अगला प्रश्न हमारा, सैनिकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श में परिवार की भूमिका, ये हमारा प्राथमिक मान लेते हैं स्टेज है परिवार की भूमिका, जो मनोवैज्ञानिक परामर्श में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएगा। युद्ध में सहयोग तो नहीं करेगा, उसके लिए से उसके कोई सहयोगी होंगे। आर्थिक सहयोग ये जरूरी नहीं है, योग ये भी जरूरी नहीं। सामाजिक और भावनात्मक समर्थन जरूर हमारे समाज के और हमारे परिवार के लोग देंगे, इससे जल्दी रिकवर होते हैं सैनिक। तो ये थोड़ा सामाजिक और भावनात्मक समर्थन की जरूरत पड़ती है। ये इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, यदि आप ये चर्चा करते हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि आपको ठीक ठाक इसका ज्ञान है और आप इसमें रुचि रखते हैं। आपको सेना आने की एक विशेष रुचि है, सेना में आने की। यही कुछ चीज़ें सैनिकों के बारे में आपको पता होना आपकी रुचि प्रदर्शित कर देती है कि आप वास्तव में सेना में आना चाहते हैं। युद्ध में घायल सैनिकों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श का दीर्घकालिक प्रभाव लाभ क्या है? दीर्घकालिक लाभ होगा हमारा बेहतर जीवन गुणवत्ता और सामाजिक पुनर्वास। सैन्य रणनीति में सुधार तो हो ही नहीं सकता, शारीरिक शक्ति में वृद्धि नहीं है, तत्काल युद्ध में वापसी ऐसा भी नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है, बेहतर जीवन गुणवत्ता और सामाजिक पुनर्वास। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, परामर्श के दौरान पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पहली, गलती का एहसास करा देंगे आप, तो इससे तो हमारा होगा नहीं। कुछ दबा देना ये भी नहीं है। विश्वास जीतना, एकांतवाद में रहना। यदि आप किसी सैनिक का विश्वास जीत लेते हैं, समानुभूति उसके अंदर पैदा कर देते हैं, तो समझ लेना आप पहला स्टेज पर कर चुके हैं परामर्श का। घायल सैनिकों में सामान्यतः कौन सी भावना अधिक होती है? तो ये हमारी अधिक होनी चाहिए गर्व की, हो सकता है घृणा, ईर्ष्या, अपराध बोध। सबसे ज़्यादा जो हमारी भावना होगी वो होगी अपराध बोध की। इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हमारा, PTSD की पहचान कैसे की जा सकती है? आप कैसे पता लगाएंगे कि सैनिक हमारा PTSD से ग्रसित है? तो ज़्यादा नींद आने लगे तो ये तो नहीं है, मतलब कोई बातूनी हो जाए ये भी नहीं है।
खाने में अधिक रुचि, ये भी नहीं है। बार बार बुरे सपने और भय महसूस होना, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है पीटीएसडी का। यदि आपको पहचान करना है कि कोई पीटीएसडी से परेशान है तो बुरे सपने और भय महसूस होता है उसको। यदि कोई सैनिक अपने घायल होने पर निराश है तो परामर्शदाता को क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है? उसको डांट सकता है तो ऐसा होगा नहीं। सजा देने में कोई मतलब नहीं है, मजाक उड़ाने में ये भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो बलिदान और साहस की सराहना करना। ठीक है, इससे आप सैनिक के मानसिक सहयोग कर सकते हैं। अगला हमारा आखिरी प्रश्न है, सैनिकों को किस परिस्थिति में सबसे अधिक मानसिक आघात होता है? देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारतीय समाज में एक विवाह संबंध एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यदि उसमें से किसी पति या पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना दुख भले ही ना दिखा पाए लेकिन आंतरिक ज़्यादा कष्ट होता है। ऐसे ही अब इसको समझेंगे हम लोग प्रशिक्षण के दौरान नहीं है, छुट्टी पर जाते समय ये नहीं है, घर वालों से बिछड़ते समय और युद्ध में सहकर्मी को सुख होते समय। तो युद्ध में जो सहकर्मी होता है वो हमारे सैनिक का पति पत्नी सारा भूमिका यही निभाता है परिवार की, जो सहकर्मी सैनिक होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होंगे। इसमें थोड़ा आप गहराई से समझना है इस प्रश्न को, और फिर आप लोग कुछ अपने ऐसे पॉइंट करना कि यदि आपसे बोला जाए कि युद्ध में आपको घायल सैनिकों को मोटिवेट करना है तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे। कैसे 4-5 यदि हो सके तो आप कमेंट, तो इतने आलस भरे जुड़े हैं हमारे साथ अभ्यर्थी कि वो कमेंट में लिखना भी ये समझते हैं कि बहुत बड़ा हमारा समय वो बर्बाद चला जाएगा और इसमें हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे। तो आप कोशिश करना थोड़ा लिखने की। यदि आप लिखने से कोशिश करेंगे कुछ सीखने की तो जल्दी सीख जाएंगे और ज़्यादा दिनों तक वो बना रहेगा और बहुत अच्छी आपके अंदर तर्क वाली कला विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो यही कला थेरेपी है, आर्ट थेरेपी, जो हमारे सैनिकों को बाहर निकाल देती है। और वही आर्ट थेरेपी हम लोगों को पढ़ाई में भी लागू करनी है। यदि ये आप करने में सक्षम हो जाते हैं तो समझ लेना कि आपको धर्मगुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बाकी यदि आप मायावी दुनिया में भ्रमजाल में फंसे रहेंगे तो केवल अपने आप में अपने आप को धोखा देंगे कुछ दिनों तक। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि आजकल जो शिक्षा व्यवस्था में मुझे जो सबसे कमी लगती है वो स्किल की लगती है। अब हम लोग पारंपरिक शिक्षा देने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बिल्कुल जो सोचने की शक्ति है वो सीमित कर किए दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। हम लोग अपना स्वयं से बिल्कुल फ्रीडम, स्वतंत्र होकर कुछ अपना बता ही नहीं पा रहे हैं। यदि कुछ आपके पास ऐसा है तो बताने की कोशिश किया करिएगा। बिल्कुल कम से कम दूसरे से चेकिंग तो होती है कि ये सही रास्ते में हमारे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। केवल ज्ञान, मेरे साथ भी ऐसा हादसा होता था कि मैं केवल पढ़ते रहता था, मुझे अपने बताने में शर्म लगती थी। लेकिन जब तक आप दूसरे को बताएंगे नहीं तो आप समझ लेना कि आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। आपके उस ज्ञान का परीक्षण नहीं होगा जब तक वो आपका लाभकारी थोड़ी होगा ज्ञान। तो आप वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल कमेंट में तो 2-4 अच्छी आपको लाइनें आती हों इसी के संबंध में तो बिल्कुल जोड़ा करिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो आपको हो वो टीचर को नहीं आती हो, तो उसको भी एक मार्गदर्शन के रूप में सपोर्ट मिल जाएगा, वो दूसरे तक आपकी बातें पहुंचा सकता है। तो ऐसा आप जरूर प्रयास करना, मेरी बात पर थोड़ा गौर करना, सोचना और फिर ऐसे ही अपना पूरा प्लान तैयार करना यदि वास्तव में धर्मगुरु बनना चाहते हो। ठीक है, धन्यवाद।